नमस्कार, bedragnews.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। आप हमारा खास कार्यक्रम प्रशासक देख रहे हैं। इसमें हमारे साथ आज बात करने के लिए 2018 बैच के आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा सर हैं। इससे बात करेंगे इनकी जो लाइफ के बारे में और साथ ही साथ जो काम कर रहे हैं, बड़ा अनोखे काम कर रहे हैं सर, इसके बारे में। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ, यूएस में नौकरी, आई थिंक यूएस में और एक दो और कंट्रीज में आपने जॉब करी, तो उसके बाद यूपीएससी आने का क्या ऐसा मन कर गया कि यूपीएससी क्रैक करना है और फिर प्रशासक के तौर पर आईएएस की नौकरी करनी है? कैसे? देखिए, लाइफ में कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं, ऐसे मौके आते हैं जिसमें आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो भी अच्छा काम है। जैसे कॉर्पोरेट में मैं यूएस में था, ऑस्ट्रेलिया में था, लंदन में था, रशिया में था, तो वहाँ पर मैं जैसे बोलते हैं ऑयल एंड गैस बिजनेस में बेसिकली हुआ। लेकिन एक टाइम के बाद लगने लगता है कि क्या मैं बाकी की ज़िंदगी इस तरीके से ही गुजारना चाहूँगा, या मैं कुछ नया करूँ, अपने समाज के लिए करूँ, अपनी सोसाइटी के लिए करूँ, अपने देश के लिए करूँ, जिससे जो गरीब तबका है, जो वांछित तबका है, जो ऐसे लोग हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं है, उनकी बात आप सुन सकें, उनके लिए कुछ कर सकें। तो मुझे लगा करीब 10 साल नौकरी करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में कि क्यों ना आप कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप लोगों के साथ सीधा जुड़ सकें और उनके लिए कुछ सच में ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी स्तर पर कुछ काम कर सकें। और उसी कारण से फिर 2015 में कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर वापस इंडिया हम लोगों ने मूव किया और यूपीएससी के बारे में सोचा, तैयारी की। फर्स्ट अटैम्प्ट में आईआरएस इनकम टैक्स में हुआ, उसके बाद लगातार जब दूसरा अटैम्प्ट किया तो उसमें प्रॉपर फाइनेंस हुआ। बेसिकली सर आप बिलोंग कहाँ करते हैं, या और दूसरी एक चीज़ और भी पूछेंगे, आप वीडियोस भी बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, वैसे मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, अगर आप दिल्ली के पास जाएंगे तो एनसीआर रीजन में है, और मेरा जो गांव है ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम भी आते हैं, करौली डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। आज भी हमारा गांव है, खेती बाड़ी है, और वो सब देखने के बाद, गांव की समस्या देखने के बाद लगा एक तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और जब आईएएस में आ गए तो फिर एक चीज़ हमें बड़ी महसूस हुई, बहुत जगह जब जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो पूछती है सब तैयारी कैसे की जाए, और जब उनको बताया जाता है कि तैयारी आप ऐसे करिए, तो बहुत बड़े तबके के साथ एक बड़ी दिक्कत आती है, जो कि ख़ासतौर से हमारे ग्रामीण साथी हैं, उनके पास शायद वो रिसोर्सेज ना हो सकता है उनके पास पैसा ना हो सकता है उनके पास जाने की सुविधा ना हो कि किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में वो जाकर ज्वाइन कर सकें, और अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, प्लस वहाँ पे रहने का, खाने का, मकान का किराया, कि हर बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा यूपीएससी की तैयारी के दौरान, मुझे लगा क्यों ना खुद ही, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा मटेरियल हम खुद क्रिएट कर दें कि बच्चों को वहाँ जाने की ज़रूरत ही ना रहे, जो आप फ्री में जब चाहें अपने मन से किसी भी संख्या में आप उसको देख सकते हैं, उससे ना देख सकते हैं। सर जेसीबी मैन के पीछे क्या कहानी है? मतलब हमने पढ़ा था कि जेसीबी मैन बुलाते थे, जैसे पहली पोस्टिंग आपकी बस्ती के हरैया में रही हो या हाथरस में रही हो, वहाँ लोग आपको जेसीबी मैन क्यों बुलाते हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है जेसीबी मैन जैसी। हमारा तो भाई सीधा सा हिसाब है कि शासन ने भेजा है कि जो सही काम हो उसको किया जाए, और उसमें एक मजिस्ट्रेट के तौर पे हमारा ये भी काम है कि अगर किसी ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है, चाहे ग्राम समाज की भूमि हो, चाहे नगर पालिका की भूमि हो, नगर पंचायत की भूमि हो, किसी भी तरह की सरकारी भूमि हो, पोखरे पे हो, तालाब पे हो, उस अतिक्रमण को नियमानुसार हटवाया जाए, ताकि सभी लोग सार्वजनिक संपत्ति का सार्वजनिक उपयोग कर सकें। सर हर चीज़ों की होम डिलीवरी है आजकल, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, हर चीज़, आप इनफैक्ट खाना भी आ जाता है। ये न्याय क्या आपने होम डिलीवरी वाला कहाँ से सोचा? बड़ा यूनिक आइडिया है, न्याय आपके द्वार। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जैसा आपने कहा कि जब हर चीज़ की होम डिलीवरी हो सकती है, खाने की, पीने की, फ्रिज की, एसी की, कूलर की, तो न्याय की क्यों नहीं हो सकती? क्यों लोगों को बुलाया जाए तहसील पे, डिस्ट्रिक्ट पे, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल तक वो बेचारे अपनी चप्पल रगड़ते रह जाते हैं, और उनको उनका जो सही काम होता है वो भी नहीं होता। और ज़्यादातर मामलों में मैंने देखा है कि 15-15, 20-20 साल से मामले इसलिए अटके होते हैं, कई बार क्योंकि अधिकारी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जब आप मौके पर पहुँच जाते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों की बात आप सुन लेते हैं, निष्पक्ष रूप से जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कर लेते हैं, तो बड़े से बड़े मामले मैंने देखा है 5-10 मिनट में आप समाधान करवा पाते हैं। सर एक 22 साल का विवाद आपने हरैया में 22 मिनट में कैसे निकाल दिया था, जब आप वहाँ पे वीडियो काम किया था, तो कैसे ऐसा संभव है? देखिए, अपनी जैसा मैंने कहा कि जो भी वाद और विवाद होता है पक्ष विपक्ष, एक समय के बाद दोनों ही चाहते हैं कि इसका निस्तारण समाधान हो जाए, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पे उसका समाधान समय रहते इसलिए नहीं हो पाता
शायद कहीं ना कहीं सक्रियता की कमी हो जाती है प्रशासन की तरफ से, तो ये भी हो सकता है कि निष्पक्षता पे एक प्रश्न चिन्ह लगा हो। तो अगर आप मौके पे पहुंच जाएं, पूरी सिचुएशन को आप देख लें, आपका जो सरकारी तंत्र है जिसमें आपके लेखपाल हैं, पुलिस हैं, या शिक्षा विभाग है, या स्वास्थ्य विभाग है, उसके साथ जब आप पूरी सिचुएशन को समझ लें, दोनों पक्षों को आप बैठाएं, तो मुझे लगता है कि 99% केसेस में आप उसका तत्काल समाधान कर पाएंगे। मतलब इसी तरीके से आपने 22 साल का विवाद 22 मिनट में बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे विवाद आपको देखने को मिलेंगे। आप इनफैक्ट कई बार आप जाएंगे तो आप सोचेंगे कि सिर्फ शायद ये पैशन की कमी रही, एक फोकस की कमी रही, वरना विवाद हो सकता है बहुत सारे केसेस में बहुत ज़्यादा बड़े हुए। सर, हाथरस लड़ने के दौरान आप काफ़ी चर्चा में रहे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी भी याद हो और हमेशा याद रहे हाथरस की पोस्टिंग के दौरान, जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, हाथरस का कार्यकाल लगभग 6 महीने का रहा, और उस दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही जिसकी वजह से बहुत अलग अलग तरह का अनुभव उसमें मिला, जिसमें चाहे हाथरस के राजस्व से संबंधी मामले हों, चाहे जिसको लोग कहते हैं कि हाथरस प्रकरण हो, उसमें जो हमको कार्य करने का मौका मिला, या जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व हमको मिला कि कानून व्यवस्था बनी रहे और निष्पक्षता से काम हो, और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगाड़ने से संबंधी कोई भी अगर कोशिश करता है तो वो कोशिश को समझा बुझा के शांति के साथ उस कानून व्यवस्था को हमेशा बनाए रखना चाहिए। वो एक अनुभव मुझे लगता है जीवन भर हमेशा। अच्छा, वो हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि आप बड़े मतलब कहते हैं ना कि एकदम से आ गए थे सारे नेशनल टेलीविजन पे, हर जगह आपके चर्चे थे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत मेरे को भी जहाँ तक लगता है कि बहुत याद रहेगा। मुझे लगता है हमेशा यादगार रहेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, ये तो ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है कि कानून व्यवस्था कहीं पे भी किसी भी कारण बन सकती है, भगवान ना करे ऐसा हो। जस्ट आप अपना काम कर रहे थे, लोग अपना काम कर रहे थे। बिल्कुल, हमारा काम है एज ए मैजिस्ट्रेट की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, बाकी पुलिस अपना काम करेगी, या जिस विभाग का काम है वो अपना करेंगे। हमें इंश्योर करना है कि सिचुएशन बिगड़े। सर, कोई अच्छा काम करने के लिए क्या लगता है कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये कितना प्रभाव कर रहा है काम करने वालों पे, आप जैसे लोगों पे? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा कि एक आम धारणा बनी हुई है कि चीज़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है या उसमें इंटरफेरेंस होता है, मुझे लगता है कि हर सिचुएशन को सुलझाने का, समाधान करने का तरीका निकल ही आता है। और ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं बड़े परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं। अगर आप उनके साथ एक अच्छा संवाद स्थापित करके पूरी सिचुएशन को उनके सामने पेश करेंगे, बात को बताएंगे, तो वो भी बात को समझेंगे, और ज़्यादातर केसेस में आपको हमेशा जनप्रतिनिधियों से सहयोग ही मिलेगा। चकिया के लिए क्या प्रायोरिटीज है? चकिया के लिए देखिए 3-4 बड़ी जो पिछले 2 हफ्ते में मुझे चीज़ें समझ में आई। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है फॉरेस्ट राइट्स को लेकर, वन अधिकार संबंधी चीज़ों को, और इस वजह से काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको नक्सलिज्म भी कहा जाता है, नक्सलवाद भी कहा जाता है, उसका प्रभाव रहा। तो मुझे लगता है कि जो वास्तव में पात्र लोग हैं, जिनका हक बनता है उस ज़मीन पे, और वो मुकदमे अभी 20 साल से उनकी शायद फाइल भी नहीं खुली है, तो मेरा बिल्कुल प्रायोरिटी रहेगी कि उन फाइलों को खुलवाया जाए, और जो पात्र लोग हैं उनको उनका अधिकार दिया जाए, ताकि ये जो नक्सलवाद की जो बेसिकली समस्या है इसको जड़ से समाप्त किया जाए। जब लोगों को लगेगा उनका जो अधिकार बनता है उनको प्रशासनिक रूप से मिल रहा है, समयबद्ध तरीके से मिल रहा है, तो वो अपने आप मुख्य धारा में मिलते हुए प्रशासन की तरफ आ जाए। कोई अपील जो चंदौली चकिया के लोगों से आप करना चाहें? यही अपील रहेगी कि सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपके साथ काम करने का, और दूसरी बात, शासन के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप कभी भी आइए, किसी भी तरह की समस्या, कोशिश पूरी रहेगी कि आपका पूरा सहयोग हो, आपको जो भी दिक्कत हो उसका हम समाधान कर सकें। यहाँ पे भी न्याय आपके द्वार शुरुआत कब से, मतलब न्याय आपके द्वार की यहाँ शुरुआत हो चुकी है पिछले हफ्ते से, और बिल्कुल लगातार यहाँ चलता रहेगा। लोगों की जो भी दिक्कतें हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी में, हमारे क्षेत्राधिकार में है, उन समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश। तो ये सब थे हमारे साथ प्रेम प्रकाश मीणा सर, जिनकी तरफ से कहा गया कि लोगों तक न्याय पहुंचे, साथ ही साथ हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती है कि जो वनवासी लोग हैं उनको उनका अधिकार मिले, और जो नक्सलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं वो भी हटे। तो चकिया में जो मेन इनका यही है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लोगों से बात करके उनको समझा के काम कराया जा सकता है। बाकी आप alert.news.com देख रहे थे, अगर आप स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।